नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संधि और संधि के प्रकार की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा हिंदी का। यहाँ से हमेशा 1 से 2 नंबर के सवाल हमेशा आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके संधि पूरी हो जाएगी और दूसरा यहाँ से जितने भी सवाल आएंगे कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। इसके बाद आप मात्र 1 से 2 सेकंड में उस संधि का पता लगा सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संधि आखिरकार होती क्या है। तो संधि क्या है, एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़ना। ठीक है, किन्हीं दो शब्दों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, हमारा संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई दो शब्द है उनको जोड़ना संधि कहलाता है। और इसी के साथ साथ दो शब्द होते हैं संधि में। एक होता है संधि जिसका मतलब होता है जोड़ना, और होता है विच्छेद मतलब कि इसको तोड़ना। ठीक है, किन्हीं दो शब्दों को तोड़ना या फिर एक शब्द को तोड़ना क्या कहलाएगा, विच्छेद। और किन्हीं दो टूटे शब्दों को जोड़ना क्या कहलाएगा, संधि। ठीक, तो ये क्या होता है, हमारा संधि विच्छेद होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे हम बात करें दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको संधि कहा जाता है। जैसे कोई दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उसके बाद जो एक नया शब्द बनता है उसी को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ठीक है, अब संधि में होता क्या है, पहले जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और दूसरा जो शब्द होता है उसका पहला वर्ण मेल करते हैं, और उसके बाद ये दोनों वर्ण क्या बनाते हैं, एक नया वर्ण बनाते हैं, जिससे क्या होता है, उस शब्द में परिवर्तन आ जाता है और एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, यहाँ पे हमारे पास है एक उदाहरण, देव प्लस आलय। अब इस देव का अपना अर्थ है और आलय का अपना अर्थ होता है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, पहले पद का अंतिम वर्ण। देखिए, जब मैं देव को तोड़ूंगा, ठीक है, तो देव कैसे बनता है, हमारा द, और इसमें किसकी मात्रा है, ए की मात्रा, प्लस व। और व में मैंने बताया था कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता है, और व में क्या है, हमारा अ की मात्रा है। ठीक है, अब पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वह कौन सा है, अ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अ लिख दिया। फिर दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अब दूसरा शब्द क्या है, यहाँ पे आलय है। तो इसका देखेंगे पहला शब्द, तो पहला शब्द इसका साफ साफ दिख रहा है हमें, आ। अब देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे भी अ प्लस आ होते हैं तो वो क्या बन जाता है, बड़ा आ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा था, सिर्फ दे व, हमने अ हटा दिया तो ये वो क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। और बचा क्या हमारे पास, लय, आ भी हमने उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों जो अ है और आ है, इन दोनों के मेल से एक नया वर्ण बना, वो कौन सा बना, आ। अब हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, मैं इसको बीच में आ लगा दूं। ठीक है, इन दोनों के बीच में परिवर्तन से क्या बना, आ बना। पर ये आ क्या होगा हमारा, व में क्या होगा, मात्रा के रूप में चले जाएगा, क्योंकि वह क्या है, यहाँ पे अधूरा है। तो अधूरे वर्ण को कौन पूरा कर देगा, आ। तो ये क्या हो जाएगा, दे वा लय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देवालय। इसी को कहा जाता है संधि। ठीक है, हमने दो टूटे हुए शब्दों से एक नए शब्द का निर्माण किया, ये क्या कहलाएगा, संधि किया। और इसी देवालय को दो भागों में तोड़ना, ठीक है, उसको दो भागों में तोड़ना हमारा क्या कहलाएगा, विच्छेद कहलाएगा। ठीक है, जैसे संधि के नियमों द्वारा मिले शब्दों को तोड़ना या मूल अवस्था में लाना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, संधि हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या करता है, एक नए वर्ण का निर्माण करता है, जिससे जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, हम संधि विच्छेद कहते हैं। फिर हमारा संधि के प्रकार, तो संधि हमारी होती है 3 प्रकार की, जिसमें से जो पहली होती है वह होती है स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, प्लस उसके बाद दूसरे पद का आरंभ भी किस में हो, स्वर में हो, तो उसे कहा जाता है स्वर संधि। फिर बात करते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि वह संधि होगी जिसमें पहले पद का अंत हमेशा सदैव किस में हो, व्यंजन में हो, प्लस उसके बाद जो अंतिम वर्ण है दूसरा शब्द,
उसका प्रारंभ स्वर या व्यंजन में से किसी एक में हो तो उसको कहा जाता है व्यंजन संधि। ठीक है, पहला पद हमेशा इसमें क्या होगा, पहले पद का अंतिम वर्ण हमेशा क्या होगा, इसमें सदैव व्यंजन होगा। ठीक है, और स्वर में दोनों पद क्या होंगे, स्वर होंगे। फिर जो हमारा तीसरा संधि का प्रकार है उसमें होती है विसर्ग संधि। इसमें पहले पद का अंत हमेशा किसमें होगा, विसर्ग होगा, प्लस दूसरे पद में स्वर या व्यंजन आ सकते हैं। ठीक है, स्वर या व्यंजन में से कोई एक होगा, पर पहले पद का अंत हमेशा किसमें होगा, विसर्ग में होगा, तो उसको क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम स्वर संधि की। तो जो मैंने बता दिया आपको, जब किसी संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे पद का पहला वर्ण भी क्या हो, हमेशा स्वर हो, ये हमेशा की कंडीशन है, तो उसे क्या कहते हैं हम, स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के प्रकार के बारे में बात कर ले तो स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है, जिसमें से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण और अयादि 5 प्रकार की स्वर संधियां होती हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम जान लेते हैं वह जान लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में, कि दीर्घ संधि होती क्या है। तो वह संधि जिसमें क्या हो, पहले पद का अंत व दूसरे पद का आरंभ हमेशा किसमें हो, ह्रस्व या दीर्घ स्वर में हो, उनके मेल में हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा, उसी को कहते हैं दीर्घ संधि। देखिए, संधि को समझने से पहले आप लोगों ने एक काम करना पड़ेगा कि आपने वर्णमाला में स्वर और व्यंजन अच्छे से समझने पड़ेंगे। अगर आपने स्वर और व्यंजन अच्छे से समझ लिए तो आपका जो संधि है यह कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए क्लियर रहेगा, आप कभी इसमें कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। अगर आपकी वर्णमाला कमज़ोर है तो आप संधि कभी नहीं सीख सकते। अगर आपका स्वर नहीं है, आपको व्यंजन पता नहीं है, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन करेंगे ही करेंगे। तो वर्णमाला की मैंने एक वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपको वर्णमाला के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आपको वर्णमाला का अच्छा ज्ञान है तो आप डायरेक्ट इसी वीडियो से संधि के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वर्णमाला नहीं आती तो आप पहले वर्णमाला देख लीजिए, उसके बाद जो है संधि को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो दीर्घ संधि मैंने बताया कि पहले पद का अंत हमेशा किस में हो। ठीक है, पहले और दूसरे पद में हमेशा क्या आए, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर होते क्या हैं, इसीलिए मैंने कहा कि पहले हमें स्वर और व्यंजन की नॉलेज होनी चाहिए। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, छोटे स्वर ओ, ई और उ, सॉरी कौन सा, छोटा ऊ, ओ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये क्या होते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर कौन से हो गए, इन्हीं का बड़ा रूप आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये कौन से हो जाएंगे, हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है, अब दीर्घ संधि कहता क्या है कि पहले पद में ह्रस्व दीर्घ में से कुछ एक आए, उसके बाद दूसरे पद का आरंभ भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर में ही हो, उसी के समान। जैसे पहले पद का अंत ओ में हो रखा है तो इसके बाद ई नहीं आना चाहिए, इसके बाद भी क्या आए, इसी का दीर्घ आए या इसी का ह्रस्व आए। ठीक है, सेम ह्रस्व या दीर्घ आए तब क्या होगा, इनका बड़ा रूप बनेगा। जैसे यहाँ पे ओ और ओ है तो इन दोनों का ही बड़ा रूप क्या बनेगा, यहाँ पे आ बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा दीर्घ संधि। जैसे पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण। ठीक है, तो पहले पद का अंतिम वर्ण किस में हो, ओ में हो, प्लस उसके बाद ये क्या है, हमारा ह्रस्व स्वर है, प्लस उसके बाद क्या आ जाए, हमारा और ह्रस्व आ जाए, दूसरा ओ क्या है, ह्रस्व है, तो क्या होगा, उसका दीर्घ होगा, और ओ का दीर्घ क्या होगा, आ, प्लस पहले पद में ह्रस्व आए तो हमारा क्या आ गया, पहला पद ह्रस्व आ गए, उसके बाद दीर्घ आए। ठीक है, पहले पद में छोटा आ और प्लस दूसरे में बड़ा आ आए, तब भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। फिर अगर पहले पद में दीर्घ स्वर आए और उसके बाद ह्रस्व स्वर आए तब भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। फिर इसके बाद पहले पद में भी दीर्घ आए और दूसरे पद में भी दीर्घ ही आए तब भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ठीक है, तो हम इसको सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि पहले पद का अंत ओ या आ में हो, प्लस दूसरे पद का आरंभ ओ या
आ में से किसी एक में हो तो क्या बनेगा हमारा, आ ही बनेगा। ठीक है, आ बनेगा, ये क्या है, दीर्घ संधि। फिर इसी में अगर देखें तो ई, पहले पद का अंत ह्रस्व ई में हो, फिर दूसरे पद का आरंभ भी ह्रस्व ई में ही हो, तब भी क्या बनेगा, दीर्घ। पहले पद का अंत छोटी ई में हो और दूसरे पद का आरंभ बड़ी ई में हो, तब भी क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। फिर पहले पद का आरंभ बड़ी ई में और दूसरे पद का आरंभ भी बड़ी ई में ही हो, तब भी क्या बनेगा, ई ही बनेगा। या फिर पहले पद का आरंभ दीर्घ ई में हो और उसके बाद ह्रस्व आ जाए, तब भी क्या बनेगा, ई ही बनेगा। तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं, पहले पद का आरंभ ई या ई में हो और उसके बाद दूसरे पद का आरंभ ह्रस्व या दीर्घ ई में ही हो, तो क्या बनेगा हमारा, हमेशा दीर्घ ई ही बनेगा। ठीक है, सेम औ की तरह ही। फिर सेम हमारा ऊ में भी ऐसा ही होता है, पहले पद का आरंभ अगर जो अंत है वह छोटे ऊ में हो, उसके बाद बड़ा छोटा ऊ ही है, तब भी क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। पहले पद का अंत छोटा ऊ में हो और आरंभ बड़ा ऊ में हो, तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। पहले पद का अंत बड़ा ऊ में हो और बाद में छोटा ऊ आए, तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। पहले में दीर्घ आए और दूसरे पद में भी दीर्घ ऊ ही आए, तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, अब कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लघु धन उत्तर है, कौन सा शब्द है हमारा, लघु धन उत्तर। ठीक है, अब इसमें समझ लीजिए पहले पद का जो अंत है वह किस में हो रखा है, छोटे ऊ में, क्योंकि घ में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, और कौन से ऊ की, छोटे ऊ की। तो पहले पद का अंत किस में हो गया, ऊ में, प्लस जो दूसरा पद है इसका आरंभ किस में है, छोटे ऊ में है, तो क्या बनेगा, ये बड़ा ऊ बनेगा ना। कौन क्या बनेगा, ये हमेशा उसका दीर्घ ही बनेगा, बड़ा ऊ। अब यहाँ पे हमने इस शब्द में देखा, बहुत ही आसान होती है संधि को जोड़ना। देखिए जैसे लघु है, लघु में से हमने घ में से ऊ हटा दिया, तो यहाँ क्या बच गया, लघ, यानी कि ये क्या है, आधा है। प्लस इसके बाद जो हमारा नया वर्ण बना ऊ और ऊ को मिला के, वह क्या बना, बड़ा ऊ बना। प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, सिर्फ तर बचा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो बड़ा ऊ है वह घ के साथ मिलके इसको क्या बनेगा, घू बना देगा। ठीक है, तो जो नया शब्द बनेगा हमारा वह क्या बनेगा, लघु तर। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक, देख सेम ऐसे ही दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा, लघु धन ऊर्मी। ठीक है, अब इसमें देखोगे पहले पद का अंत किस में हो रखा है, छोटे ऊ में, प्लस दूसरे पद का आरंभ किस में हुआ है, बड़ा ऊ में। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक, और इन दोनों के बीच में क्या हो रखा है, सिर्फ जो परिवर्तन हो रखा है छोटे ऊ और इस ऊ में हो रखा है। ठीक है, तो ये मिलके क्या बन गया हमारा, बड़ा ऊ बन गया, और घ में क्या लग जाएगा, ये बड़ा ऊ लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लघूर्मी। ठीक है, वैसे ही हमारा वधु उपकार का है, पहले पद का आरंभ वधु मतलब कि बड़े ऊ में हो रखा है और दूसरे पद का आरंभ किस में हो रखा है, छोटा उप में। फिर भी क्या बन रहा है, बड़ा ऊ ही बन रहा है, और इसके बाद छोटे बड़ा ऊ और प्लस बड़ा ऊ। इसमें देखिए वधु धन ऊर्मी, ये क्या बनेगा, वधूर्मी। इसमें भी वही है, पहले पद का अंत किस में है, बड़े ऊ में, और उसके बाद जो दूसरा पद है उसका आरंभ भी किस में है, बड़ा ऊ में है, तो ये क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक, फिर इसके बाद जैसे हम ई के रिलेटेड उदाहरण देखें तो ई से रिलेटेड है हमारा कवि धन इंद्र। ठीक है, जैसे देखते हैं हम, कवि धन इंद्र। ठीक है, अब देखिए पहले पद का अंत किस में हो रखा है, ई में, वो में किसकी मात्रा है, छोटी ई की, तो यहां पे क्या है, छोटी ई है, प्लस ये क्या है, ई नहीं, छोटी ई है, तो ये क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा ना। ठीक है, अब हमारा जो विकार उत्पन्न हो रखा है वह किस में हो रखा है, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, कव, क्योंकि हमने से व में से किसकी मात्रा हटा दी,
ई की मात्रा हटा दी, प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, नौद्र। ठीक है, अब यहाँ पे जो बड़ी ई आई वह कहाँ जाएगी, इसके बीच में, और वो को क्या कर देगी, ये पूरा कर देगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कवींद्र। ठीक है, वैसे ही है हरीश, हरि धन ईस का, इसमें पहले पद का अंत किसमें हुआ है, छोटी ई में, प्लस बड़ी ई में आरंभ हुआ है, तो ये भी क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। तो बड़ी ई कर बन के ये क्या बन जाएंगे, हरीश। वैसे ही नारीस, नारी धन ईश्वर का है, पहले पद का अंतिम वर्ण भी क्या है, बड़ी ई है, और दूसरे पद का आरंभ भी किस में हो रहा है, बड़ी ई में हो रहा है, तब भी क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। पहले पद का अंत छोटी ई में, और सॉरी बड़ी ई में, और उसके बाद आरंभ छोटी ई में, तब भी क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। ये क्या हो गए हमारे उदाहरण हो गए दीर्घ संधि के। उम्मीद करता हूं दीर्घ संधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे अ के यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं, तो अ के एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, जैसे दिशांतर है, दिशा में पहला जो अंतिम वर्ण है वह क्या है, आ, फिर यहाँ पे क्या है, ओ, ये क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिशांतर। फिर बात करते हैं अपने दूसरे संधि की। तो दूसरी संधि है हमारी गुण संधि। अब गुण संधि होती क्या है, यदि क्या हो पहले पद का अंत किस में हो जाए, ओ या आ में से किसी एक में हो, प्लस इसके बाद क्रमशः क्या आ जाए, ई या उसी का बड़ा ई आ जाए, या फिर क्या आ जाए, ओ या बड़ा ओ आ जाए, या फिर री आ जाए। तो ई का क्या बनेगा, ए बनेगा, और ऊ का क्या बनेगा, ओ बनेगा, और री का क्या बनेगा, अर बनेगा। जैसे पहले पद के अंत में क्या आए, ओ आए। ठीक है, और दूसरे पद का आरंभ ई में हो, क्या बनेगा, ए बनेगा। पहले पद का अंत आ में हो, उसके बाद आरंभ बड़ी ई में हो दूसरे पद का, तब भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। फिर या हम कह सकते हैं पहले पद का अंत ओ में हो और उसके बाद ऊ आए, तो क्या बनेगा, ओ आएगा। फिर या आए और उसके बाद ऊ आए, तब भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। ऐसे ही री में है, पहले पद का अंत ओ या आ में से हो, उसके बाद री आए, तब क्या बनेगा, अर बनाएगा। ठीक है, शॉर्ट हम कह सकते हैं उस संधि में जहां पे क्या बने, ए ओ अर बने, उसको क्या कहेंगे, हम गुण संधि कहेंगे। देख, जैसे इसको हम उदाहरण के तौर पे समझे, तो पहले पद का अंत किस में हो, मैंने बताया यहाँ पे, पहले जो हम इसको उदाहरण के तौर पे देख लें, पहले पद का अंत ओ में हो और उसके बाद क्या आ जाए, ई आ जाए, तब क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा नर धन इंद्र। ठीक है, अब नर में क्या है, पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वह कौन सा है, ओ। फिर दूसरे पद का आरंभ किस में हुआ है, छोटी ई में, तो ये क्या बना, ए। अब यहाँ पे जैसे मैंने नर में से ओ हटाया, तो ये क्या बच गया, आधा रो, प्लस यहाँ पे जो नया शब्द बना ई और ई से, वो क्या बना, ए, और यहाँ पे क्या बता हमारे पास, नंद्र। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए की मात्रा किस में लग जाएगा, रॉ में, और ये क्या बन जाएगा, नरेंद्र। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर व्यंजन, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी व्यंजन क्या हो, अगर अधूरा हो, ठीक है, अधूरा हो और उसके बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो वह स्वर क्या करेगा, उस व्यंजन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, परंतु उसी अधूरे व्यंजन के बाद दूसरा व्यंजन आ जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, आधा लग जाएगा। जैसे मैं कहूं अ ध य अध्ययन। ठीक है, अब ये ध के बाद यो आया, मतलब कि दूसरा व्यंजन आया, तब ये क्या हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। अगर मैं इसी में कहूं, ठीक है, न र धन ए, तो ये ए की मात्रा किस में चली जाएगी, इस रॉ में चली जाएगी, क्योंकि रॉ क्या है, अधूरा है, और व्यंजन जो होते हैं वह स्वरों के माध्यम से ही पूरे होते हैं। ठीक, फिर इसी में दूसरा उदाहरण देखेंगे, पहले पद का अंत किस में हो, ओ में हो, और उसके बाद बड़ी आए, तब भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। जैसे परम धन ईश्वर है, परम में क्या है, परम में जो अंतिम वर्ण है मो में, वो क्या है, ओ, प्लस ईश्वर में क्या है हमारा, जो प्रथम वर्ण है वह क्या है, बड़ी ई है।
ये क्या बनेगा, ए बनेगा ना, आई नहीं, ये क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले पद में जो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास स्वर, और यहाँ पे बच गया परम। ठीक, अब ये म हमारा अधूरा है तो ये ए की मात्रा, ये इसको क्या कर देगी, ए की मात्रा, इसे क्या बना हमारा ए बना, तो ये ए की मात्रा किस में लग जाएगी, म में, तो ये क्या हो जाएगा, पर में स्वर। ठीक है, या फिर जो दूसरा उदाहरण है वह है हमारा महाधन इंद्र। अब इसको अच्छे से समझिए, पहले पद का अंत ये क्या है, महाधन इंद्र। ठीक, पहले पद का अंत किस में हुआ है, आ में, प्लस दूसरे पद का आरंभ किस में हुआ है, ई में। अब ये क्या बनेगा, मैंने बताया ए। ठीक, अब इस शब्द को ध्यान से देखिए, मैंने महा में से क्या हटा दिया था, आ हटा दिया था। ठीक है, तो ये क्या बच गया, मह, मह में हलंत। ठीक, प्लस आ से और ई से, इन दोनों के मेल से क्या बना हमारा, ए बना, तो मैं क्या लिख दूं यहां पे, ए लिख दूं। फिर इसके बाद जो बचा हमारे पास वो क्या बचा, नंद्र। ठीक है, यही तो हुआ संधि। अब देखिए यहां पे ध्यान से कि जो ए है और ह है ये क्या है, अधूरा है, ह क्या है, अधूरा है। तो ये ए को हम इस मात्रा में भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ए का जो मात्रा होती है हम ऐसे रूप में भी तो लिख सकते हैं ए को। तो इस ए को हम किस में चढ़ा देंगे, ह में, तो ये क्या बन जाएगा, मैं इसमें से इस ए को हटा दूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, महेंद्र। क्या बन जाएगा, महेंद्र। ठीक है, ऐसे ही है हमारा महाधन ईस का, तो आ और ई मिलके क्या बनेंगे, ए बनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, महेश। ठीक है, फिर ऐसे ही अन्य जो हमारे ओ के उदाहरण हैं, ओ कैसे बनता है हमारा, पहले पद का अंत किस में हो, ओ या आ में से हो, और उसके बाद छोटा ओ या बड़ा ओ में से कोई एक भी आए तो क्या होता है हमारा, ओ बनता है। जैसे पर धन उपकार, पर धन उपकार है। अब पहले पद का अंत किस में हुआ है, ओ में, और दूसरे पद का आरंभ किस में हुआ है, उ में, तो ये क्या बनेगा, ओ। ठीक है, अब पर में से हमने बचा सिर्फ पर, इसमें हलंत, और ओ जो नया शब्द बना हमारा, और पकार। ठीक है, अब इस रॉ ओ को, ओ की मात्रा को हम किस में लगा देंगे, रॉ में लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परोपकार। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला है जलधन उर्मी। लौ में अंतिम वर्ण क्या है हमारा, अ, और उसके बाद बड़ा उ आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, अ और बड़ा उ मिलके क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। तो वो ओ की मात्रा किस में लग जाएगी, लौ में, तो ये क्या हो जाएगा, जलोर्मी। ऐसे ही हमारा महोदय, महाधन उदय, पहले पद का अंत किस में है, आ में, और दूसरे पद का आरंभ किस में है, छोटे ओ में, तो ये भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। तो ओ से क्या बन जाएगा, महोदय। ऐसे ही है महाधन उषा, महोत्सा। ठीक है, महोस्मा, सॉरी ऊस में है ये, महोस्मा। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो दूसरा बनता है ए ओ अर के बाद। ठीक है, ए ओ तो हमने देख लिए, फिर बनता है हमारा अर, पहले पद का अंत ओ या आ में हो, प्लस री आ जाए। जैसे पहले पद का अंत हमारा किस में हो, ओ में, उसके बाद री आ जाए तो क्या बनेगा, अर। जैसे समझिए इसको, देवधन ऋषि है। ठीक है, देव धन ऋषि, पहले पद का अंत किस में हुआ है, वह में किसकी मात्रा है, ओ की, प्लस ऋषि में जो हमारा पहला शब्द है वह क्या है, री है। तो मैंने बताया ये क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास बचा क्या, दे व, और वो क्या हमारा अधूरा, प्लस यहां पे क्या आ गया, अर। ठीक है, रॉ अधूरा, प्लस यहां पे हमारे पास क्या बचा, सी। इस चीज को समझिए। ठीक है, अब जो ये अ की मात्रा है यह किसको पूरा कर देगा, व को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
देव, इतना समझ में आ गया। अब बचा रॉ। रॉ क्या है, अधूरा है, तो इसके बाद इसको पूरा करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये कहाँ चले जाएगा, इस सौ के ऊपर मात्रा के रूप में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देवर्षि। ठीक ऐसे ही दूसरा उदाहरण समझिए, पहले पद का आरंभ किस में हो, अंत स्वरी आ में हो, उसके बाद री आए तब भी क्या बनेगा, अरी बनेगा। जैसे महाधन ऋषि है, पहला पद क्या है हमारा, महाधन ऋषि, पहले पद का अंत किस में हुआ है, आ में, उसके बाद क्या आया है, री, तो मैंने बताया क्या बनेगा, ये अर बनेगा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास क्या बचा है, इसमें भी मह धन, ये हो क्या है, आधा है, फिर यहां क्या बना हमारे पास अर, और यहां पे क्या बचा, सी, ये क्या हो जाएगा। अब इस औ को कौन पूरा कर देगा, हो। ठीक है, ये औ किस में चले जाएगा, हो में, तो हो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मह, फिर रॉ किस में आ जाएगा हमारा, सी में, मात्रा के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, महर्षि। ठीक, तो ऐसी संधि जिसमें ए ओ अर का निर्माण हो उसको क्या कहते हैं हम, गुण संधि। ठीक है, दो शब्दों में जब विकार उत्पन्न होता है तो उनके पूरे गुणों में ही परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, गुण संधि कहते हैं। जैसे दीर्घ संधि में देखा, अब उसको दीर्घ संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या बनता है, दीर्घ रूप बनता है, उन्हीं स्वरों का क्या बनता है, दीर्घ रूप बनता है, इसलिए उसको दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ पे दो वर्णों का क्या बन जा रहा है, पूरा गुण ही परिवर्तन हो जा रहे हैं उनके, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के दो स्वर संधि के उदाहरण, जिसमें से हमने जाना गुण संधि और हमारा दीर्घ संधि। बाकी की जो संधियां बची इसके बाद हमारी हैं जो अन्य 3 संधियां बची, जिसमें से वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, इनके बारे में हम कल को जानेंगे। और उसके बाद जो हमारा आएगा वह आएगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, आज की एक ही वीडियो में इतना लंबा टॉपिक मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए हमने आज सिर्फ 2 टॉपिक को क्लियर किया। बाकी कल की वीडियो में हम बाकी 3 जो संधियां हैं इनको क्लियर करेंगे, और उसके बाद अगली वीडियो में, अगले 2 वीडियो में हम व्यंजन संधि को ख़त्म करेंगे, उसके बाद 2 वीडियो में हम जो विसर्ग संधि है उसको ख़त्म करेंगे। तो 5 से 6-7 वीडियो संधि से रिलेटेड आएंगी, तो आप सभी को एक एक दिन करके देखते रहिए, और जो बुक है आपके पास उनमें से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।